स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। और आज हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में हमारे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमारी केमिकल शिफ्ट को जो अफेक्ट करते हैं और उनके कारण जो है हमारा जो सिग्नल होता है उसकी पोजीशन के अंदर हमें काफी बदलाव देखने को मिलता है। या थोड़ा सा आसान शब्दों में बताऊं तो जो हमारा सील्डेड और डिसील्डेड जो प्रोटॉन होता है वो किस वजह से होता है, इसकी हम बात करने वाले हैं। केमिकल शिफ्ट मैंने आपको बता दिया था कि जब हम अलग अलग जगह पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट लेकर के हम उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे तो हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन का जो सिग्नल मिलता था वो अलग अलग वैल्यू के ऊपर मिलता था सेम सैंपल का। तो इसीलिए हमने इन सारी चीज को खत्म करने के लिए हम लेकर के आए केमिकल शिफ्ट, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था उसकी फ्रीक्वेंसी पर कोई भी अफेक्ट नहीं करता था और इंडिपेंडेंट होता था हमारे इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी से। लेकिन ये अफेक्ट होता था जब हम हमारा मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा देते थे। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, तीन फैक्टर हमारे पास आते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा आपके पास फैक्टर है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट और तीसरा है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबसे पहले फैक्टर की बात करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए, जीओसी जब आप देखते हैं, आप जीओसी पढ़ते हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, आप देखते हैं कि आपके पास कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपको प्लस आई और माइनस आई का जो फिनोमिना है वो आपको देखने को मिलता है। तो ऐसे ही केस में मान लीजिए अब मेरे पास कोई सैंपल है, मैं उसको एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एनालाइज करने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की हम बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास CH2 है और साथ में F ऐसे जुड़ा हुआ है, या मैं बात कर लेते हैं CH3F कर लेते हैं। मान लीजिए मैं CH3F की बात कर रहा हूं। F जो क्या है, हमारा फ्लोरीन, और फ्लोरीन जो है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अब इसकी क्या टेंडेंसी है कि ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि ये क्या है, मैं इसको बोल सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग डिसील्डेड ग्रुप है, या मैं इसको बोल सकता हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हमारा मिथाइल प्रोटॉन है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेता है। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि जो हम सील्डेड और डिसील्डेड प्रोटॉन देखते हैं तो हम वो कैसे देखते हैं कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस या प्रोटॉन को घेरे हुए होंगे वो न्यूक्लियस या वो प्रोटॉन जो है वो इतना ही सील्डेड प्रोटॉन होगा। और जितना ज्यादा सील्डेड प्रोटॉन, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाएगा, और जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारा ओपोज करता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, जिसकी वजह से जितना प्रोटॉन को मैग्नेटिक फील्ड जो है वो महसूस करना था वो उतना फील नहीं कर पाता है। और इस वजह से हमारी जो एब्जॉर्प्शन, जो हमारा एब्जॉर्प्शन जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर होता था वो वैल्यू नीचे की तरफ यानी कि कम वैल्यू की तरफ चली जाती है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन को क्योंकि खींच लेगा, अब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि किसके कारण मैं लिख देता हूं, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ फ्लोरीन के कारण यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। और जब ये कमी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, तो मिथाइल जो है हमारा वो हाईली डीसील्ड हो जाएगा। मिथाइल इज हाईली डीसील्डेड। जो मिथाइल कौन सा, मिथाइल प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, मिथाइल प्रोटॉन इज हाईली डीसील्डेड। और डीसील्डेड होगा तो इस केस में अब क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन यहां पर जो हमारा खेल है वो यहीं पर नहीं रुकता। यहां तो मैंने देख लिया फ्लोरीन है, अब मेरे पास और भी आइटम आ जाते हैं। मान लीजिए मैं यहां पर CH3Cl लगा देता हूं, या यहां पर मैं लगा देता हूं CH3OH मैंने लगा दिया, या मैंने CH3NO2 लगा दिया, या कुछ भी और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं। अगर हम क्या करेंगे, हम और कोई ग्रुप यहां लगा देंगे तो वो अलग बात हो जाएगी। इन 3-4 केस में देख लेते हैं। लेकिन जैसे मैं हमारा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का फैक्टर देखता हूं तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा होता है, उससे कम क्या होता है हमारा ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, कुछ इस तरह से हमारा ऑर्डर चलता रहता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का ऑर्डर हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कौन सा हमारा जो एलिमेंट है वो कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है।
तो अगर मैं रिलेट करता हूं फ्लोरीन को क्लोरीन के साथ, तो फ्लोरीन क्या करता है, फ्लोरीन ज्यादा से ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है उनको विड्रॉ करने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो क्लोरीन है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का नेचर तो रखता है लेकिन इससे कम। वहीं पर अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा सील्डिंग डी सील्डिंग दिखाएगा तो ये भी, लेकिन इसकी अपेक्षा कम। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स होते हैं जो हमें पर्टिकुलरली रिलेट करके जिन्हें हमें चलना होता है। अब मैं जैसे कि कार्बोनिल की बात कर लें, कि मैं CO की बात कर लेता हूं। अब CO के पास अगर मान लीजिए कोई यहाँ CH3 या कुछ भी लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, कार्बोनिल की भी तो, क्योंकि जो यहाँ पर देखिए अब कार्बन है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, स्लाइटली इसके ऊपर नेगेटिव होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। तो इसी के आधार पर जो है ना हमारी पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे कि मेरे पास अब अगर प्राइमरी है, मैंने कल क्या बताया था 0.9 के ऊपर उसकी पीक मिलती है, सेकेंडरी की बात करी तो 1.3 पर, टर्सरी की बात करी तो लगभग 1.8 के ऊपर। तो अब क्या होगा, अगर इसके पास ये फ्लोरीन आ गया, मान लीजिए मेरे पास ये था प्राइमरी ग्रुप था और साथ में फ्लोरीन आ गया, क्योंकि देखिए CH3 लेकर के चले तो प्राइमरी ही है, तो इसके अंदर क्या होगा, लगभग 3 का जो एडिशन है ना, 3 पार्ट्स पर मिलियन का जो एडिशन है मुझे यहां से देखने को मिलेगा। तो यहां से जो वैल्यू है वो इतनी बढ़ जाएगी, इनके 0.9 + 3 3.9, वास्तव में तो और भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन हम 3 का एडिशन यहां से लेकर के चलते हैं। लेकिन अब अगर कोई ग्रुप है जैसे कि कार्बोनिल जैसा है, तो यहां से 2 का एडिशन होगा और ये वैल्यू जो है वो बढ़ जाएंगी। तो यानी कि हमारा जो प्रोटॉन है वो हाईली डीसिल्डेड प्रोटॉन माना जाएगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप उसके ऊपर लगाया जाएगा। तो ये हमारा खेल था इंडक्टिव इफेक्ट का। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमें क्या बताता है कि द प्रोटॉन केमिकल शिफ्ट इंक्रीज, केमिकल शिफ्ट बढ़ जाएगी प्रोटॉन की, एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम अटैच टू दिस हाइड्रोजन इंक्रीज। इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाले एलिमेंट की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि जो -I इफेक्ट होता है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, जो -I इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव का, वो डिक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन एंड दैट कॉज डीशिल्डिंग, और वो हमें क्या कर देता है, वो फिर डीशिल्डिंग हमें वहां दे देता है। देखिए अगर आप डेल्टा और टाउ स्केल के बारे में जानते हैं, पिछली क्लास में वैसे तो मैंने आपको बता दिया था, तो जो वैल्यू यहां हम डेल्टा पे देखते हैं उसकी ओपोजिट वैल्यू हम देखते हैं टाउ स्केल के ऊपर, क्योंकि हम टाउ, हमारे पास रिलेशन जो होता है ना, रिलेशन भी आप याद रख लेंगे, जो टाउ होता है वो होता है 10 - डेल्टा। तो देखिए ऐसे ही कुछ 3-4 ग्रुप्स हैं मैंने आपके लिए बनाए हैं, मैं टेबल लेकर के आया हूं, देखिएगा ध्यान से, मैंने थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बताने की कोशिश करी है। देखिए मेरे पास एक कंपाउंड है CH3F यानी कि मिथाइल ग्रुप के साथ, मिथाइल प्रोटॉन के साथ मेरा फ्लोरीन अटैच है। तो यहां जो इसकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो कितनी है, वो है 4.26 दोस्तों, कितनी है 4.26। लेकिन जैसे ही फ्लोरीन को मैंने ऑक्सीजन से रिप्लेस कर दिया है, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन इससे थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू मेरे पास आई है 3.40। केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है पार्ट्स पर मिलियन के अंदर इसकी बातें कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम थी। और आगे चले तो जब ब्रोमीन को मैं ले आया, अब ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन तो इससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो इसकी वैल्यू भी कम हो जाएगी। लेकिन देखिए ब्रोमीन से पहले मैं यहाँ क्लोरीन की बात कर लेता हूं, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जो ऑक्सीजन की है वो 3.40 है, वहीं पर जो हमारा क्लोरीन आता है इसकी लगभग 3.0 पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर वैल्यू आती है, और वहीं पर अब ब्रोमीन की जो आती है वो 2.68। अब ब्रोमीन से भी कम आयोडीन की बात कर लेते हैं, तो आयोडीन की मेरे पास कितनी है, आयोडीन की जो है वो 2.16, और उसके आगे आप CH4 देख सकते हैं, यानी कि हमारा जो मीथेन है उसकी 0.9 पे आती है। अब एक और इंपॉर्टेंट, मैंने आपको वैसे तो कल भी बता दी थी, आज फिर बता देते हैं। अगर मैं TMS जो है, TMS की बात करता हूं तो हम उसको 0 लेकर के चलते हैं, क्योंकि TMS को हम एज द रेफरेंस जो है उसकी बात कर रहे होते हैं। अब देखिए एक और अच्छा सा इफेक्ट आपको बताता हूं इसी के अंदर। देखिए यहां पर आप देखेंगे कि CH3 के साथ एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो इसकी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसकी ये डेल्टा की जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 3 पार्ट्स पर मिलियन के आगे आ गई। लेकिन जैसे ही एक क्लोरीन को मैंने 2 क्लोरीन से रिप्लेस, मतलब एक हाइड्रोजन को एक और क्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, और एक क्लोरीन की जगह 2 क्लोरीन लगा दिए, फिर मैंने 3 क्लोरीन लगा लिए, तो देखिए अब जो ये 3 क्लोरीन वाला है ना और 2 क्लोरीन वाला, अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके अंदर हो गई, क्योंकि पहले एक ग्रुप था, अब 2 ग्रुप आ गए, तो 2 जो ग्रुप है ना वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे, तो इस वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यहां क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी।
किससे ज्यादा, इससे ज्यादा, इस केस से ज्यादा कमी हो गई। तो यहाँ जो वैल्यू 3 पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर आ रही है, यहाँ पर ये लगभग 5.20 ppm के ऊपर वैल्यू हमें देखने को मिलती है इसकी डेल्टा वैल्यू। और अगर 3 ग्रुप में लगा देता हूं तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट हो जाता है किसके, ये हमारा इक्विवेलेंट टू जो बेंजीन के प्रोटॉन होते हैं उसके इक्विवेलेंट वैल्यू इसकी चली जाती है, क्योंकि 3 प्रोटॉन तो इतना ज्यादा खींच लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी हो जाती है और लगभग 7.2 ppm के ऊपर जो है इसकी वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो ये हमने बात करी हमारे इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट शायद आपको समझ में आ गया होगा, सारा का सारा जो फिनोमिना है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर चलता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और हमारा दूसरा इफेक्ट है उसकी बात करते हैं। तो हमारा जो दूसरा इफेक्ट है हमारा एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट होता है। एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स भी होते हैं। आप sp2, sp3 और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी जानते हैं। तो थोड़ा सा इसको समझने के लिए इन सारी बातों की जानकारी होना अति आवश्यक है। तो देखिए, एनाइसोट्रोपिकली को समझाने के लिए, जो इफेक्ट है उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक बेंजीन रिंग बनाता हूं। देखिए, बेंजीन रिंग मैंने बनाई। अब इस बेंजीन रिंग के अंदर क्या होगा, ये जो बेंजीन रिंग आप देख रहे हैं ये क्या होगा, इसके पास यहां पर अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर आपको जो है ना पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं। ये अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड आपको बेंजीन के केस में दिखेंगे। तो यहां से बना देते हैं अल्टरनेट पोजीशन के ऊपर पाई बॉन्ड। मान लीजिए कि एक तो हमारा ये है, ठीक है। अब दूसरा कौन सा बनेगा, दूसरा हमारा ये बन जाएगा, इसको यहां बना देते हैं, ठीक है। और एक जो तीसरा है वो हमारा ये बन जाएगा। 3 आपको पाई बॉन्ड देखने को मिलते हैं। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है, हमारा जो पी ऑर्बिटल की लोब होती हैं वो लोब ओवरलैपिंग करती हैं। ये सारा का सारा बॉन्डिंग का फिनोमेना आप जानते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये मेरी 6 मेंबर की रिंग है, अल्टरनेट पोजीशन पर पाई बॉन्ड है। अब क्या होगा, अब आपने जो इंपॉर्टेंट बात देखनी है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं क्या है। अब जो हमारे दोस्तों क्या होता है कि हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर क्या करेंगे, एक रिंग के अंदर जो है वो सर्कुलेट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जैसे कि आप देखेंगे कि ये पी ऑर्बिटल्स जो है ना, ऊपर की जो इनकी लोब्स हैं, इन लोब्स के अंदर जो है हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन लोब के अंदर वो सर्कुलेट करना शुरू कर देंगे। ये यहाँ पर जब सर्कुलेशन करेंगे एक रिंग की तरह, तो जैसे कि आप देखते हैं फिजिक्स के अंदर भी आप फिनोमिना देखते हैं कि आपकी मान लीजिए कोई वायर है और उस वायर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो प्रोड्यूस हो गया है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो मूव करते हैं तो वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है। सेम ऐसे ही जब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलेशन मोशन अपना दिखाएंगे तो यहां पर फिर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। देखिए, मान लीजिए मैंने क्या किया था कि इस डायरेक्शन के अंदर जो है ना मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा था, ठीक है। इस डायरेक्शन के अंदर में मानते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करा। अब क्या होगा, यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी कुछ इस प्रकार से। जैसे कि ये इस सर्कल के ऊपर, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे इसके अंदर से यहां ऐसे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है बाहर निकलेंगी, यानी कि कुछ इस प्रकार से, ऐसे कुछ ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो आपको निकलती हुई दिखाई देंगी दोस्तों, ठीक है। अब क्या होता है, यहां पर एक जो डायरेक्शन होती है इस रिंग के सेंटर में और जो इसकी पेरिफेरी पर, जो पेरिफेरी पर जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो सेम डायरेक्शन होती है जो हमारी डायरेक्शन होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की। देखिए, ऊपर की तरफ जो एरो है ये आपको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बता रही है दोस्तों। क्या बता रही है, दिस इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस एरो, ये एरो जो आपको बता रही है ये बता रही है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहां मैं लिख देता हूं डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है दोस्तों कि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो रिंग के सेंटर पर तो इसके ऑपोजिट होती है, लेकिन इसकी पेरिफेरी पर इसके
पैरेलल होती है या इसी डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन जो सेम होती है, या ऐसे बोल सकते हैं कि पेरिफेरी पर ये इसके साथ अलाइनमेंट में होता है और रिंग के सेंटर पर ये इसको रीइंफोर्स करता है या इसको ओपोज करता है। तो यहां पर है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंटर ऑफ रिंग इज ऑपोजिट टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑपोजिट होती है किससे? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से। सेंटर पर जो डायरेक्शन होती है, सेंटर पर जो डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट होती है, और इसके पेरिफेरी पर जो डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम होती है। तो यही से हमें पता चलता है हमारा एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट का। तो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या है? देखिए, आपने देखा कि अब जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ऐसे जो है सर्कुलर मोशन दिखा रहे हैं, उनके कारण क्या होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है और करंट हमें इस एक रिंग के अंदर करंट पैदा हुआ दिखाई देता है। इस करंट को हम जानते हैं हमारा डाई मैग्नेटिक करंट के नाम से। ठीक है, अब जो ये करंट बना है हमारा, ठीक है, करंट आपने देख लिया, इसके बाद क्या बना है आपने देखी डायरेक्शन। अब देखिए रिंग के सेंटर की बात करेंगे तो यहां पर आपको कुछ कोन सा बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से दोनों तरफ। ये जो कोन होता है ना दोस्तों, इसकी एक खास बात होती है। इस कोन की खास बात क्या होती है कि आप जो प्रोटॉन जो इस कोन के अंदर आ गया, जो कोई भी प्रोटॉन इस कोन के अंदर आ गया, उस प्रोटॉन को तो हम बोलेंगे हमारा शील्डेड प्रोटॉन। क्या बोलेंगे? कि जो भी प्रोटॉन इस कोन के अंदर लाई करेगा उसको हम बोलेंगे शील्डेड प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन इस कोन से बाहर लाई करेगा उसको हम बोलेंगे डीशील्डेड प्रोटॉन। दोबारा सुनिएगा, कोन के अंदर आने वाला प्रोटॉन शील्डेड प्रोटॉन, कोन के बाहर आने वाला प्रोटॉन डीशील्डेड प्रोटॉन। यानी कि कैसे? कि जो भी प्रोटॉन इसके अंदर आएगा वो शील्डेड प्रोटॉन होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और वो लगभग 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन जो पेरिफेरी पर आएगा, पेरिफेरी पर आने की वजह से देखिए आपने सिंपल वैल्यू देखी थी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की 0 से 2 के बीच में थी। लेकिन ये जो हाइड्रोजन देखिए अब रिंग है, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं? 6 हाइड्रोजन होते हैं, सारे के सारे पेरिफेरी पर होते हैं, अंदर तो कोई नहीं होता। तो सारे के सारे जो हाइड्रोजन है पेरिफेरी पर होने के कारण कौन से बाहर लाई करते हैं, जिसकी वजह से जो ये वैल्यू है हमारी 7.27 पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर देखने को मिलती है, जब तक इसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा दिया जाता। तो यानी यही हमारा जो रीजन था वो हमारा रीजन था कौन सा? हमारा इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, जो ये करंट इंड्यूस हुआ है या जो ये मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई है इनके सर्कुलर मोशन के कारण। सेम ऐसा ही आप देख सकते हैं एसिटाइलिन के अंदर। लेकिन यहां पर एक दिक्कत क्या है कि इस रिंग के अंदर डबल बॉन्ड या बेंजीन रिंग के अंदर जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर बनती है। जैसे कि ऐसे हमारी रिंग थी तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे निकल करके ऐसे जा रही होती हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। लेकिन जो एसिटाइलिन होता है वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो लीनियर ऐसे होगा तो यहाँ से इसी प्लेन के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएंगी और वहां पर क्योंकि वो कोन के अंदर जो है प्रोटॉन आ जाता है उसकी वैल्यू 2 से 3 पार्ट्स पर मिलियन के अंदर होती है। ये हमारा इफेक्ट था एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। एक बार जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं वो पढ़ करके आपको बता देता हूं ताकि आप अच्छे से अपने नोट्स बना सके और उनको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, आपको क्या बताता है कि द सर्कुलेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन आपने देखे उनका सर्कुलेशन क्या करता है, वो या तो सील्ड कर देता है या डीसील्ड कर देता है प्रोटॉन को। और ये क्यों? क्योंकि अब सील्ड करेगा या डीसील्ड करेगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है उनकी लोकेशन पर कि वो कहां पर प्रेजेंट है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अगर वो क्या हुआ, अगर वो पेरीफेरी पर आ गए तो उनको डीसील्ड कर देगा, और अगर वो आ गए हमारा कहां पर, सेंटर पे आ गए, तो उसको फिर शील्ड कर देगा। तो एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट आर दोज दैट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटॉन। तो ऐसा इफेक्ट जो प्रोटॉन की डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है उसे हम एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट बोलते हैं। और शायद आपको ये बात जो है क्लियर हो भी गई होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखिएगा आगे क्या बताता है कि ओलिफिन जो है ना, ओलिफिन कौन से, यानी कि आपका डबल बॉन्ड, देखिए ये वाला बॉन्ड अगर आपको दिया गया है कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इनकी बातें करता हूं। इनकी जो वैल्यू आती है आपकी, ये वैल्यू आती है 4.5 से लेकर के 5.9 ppm तक।
और अगर कोई बेंजीन रिंग देखिए एरोमेटिक से है, तो एरोमेटिक वाला जो है उसकी जो वैल्यू आती है वो 7 से 8, और पर्टिकुलरली बेंजीन रिंग की मैंने आपको 7.27 पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर बता दी है। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन है आर सब्सटेंशियली मोर डिसिल्डेड देन प्रोटॉन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 से sp2 ज्यादा और sp2 sp से भी ज्यादा, क्योंकि sp एसिटाइलिन के केस में भी आपने देख लिया कि 2 से 3 के ऊपर ही वैल्यू रह जाती है। तो इस sp2 जो है वो सबसे ज्यादा डिसिल्डेड होते हैं, और कौन सा इफेक्ट के कारण? हमारा इफेक्ट होता है एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट के कारण। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आगे आपको क्या बताता है कि एल्डिहाइड प्रोटोन, देखिएगा एल्डिहाइड प्रोटोन, वाह 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 क्या बात है। देखिए एल्डिहाइड बताता हूं, आर सी डबल बॉन्ड ओ और एच। यहां पर क्या इफेक्ट है आप एक तो देख सकते हैं, हमारा इफेक्ट कौन सा? अब ये डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड यानी कि कोई ओलिफिनिक सिस्टम बनेगा, तो एक तो और इसी के पास डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, तो यहां से तो जो वैल्यू है आप अंदाजा लगा पाएंगे कि 4.5 से 5.9 के पास पहुंच गई। लेकिन दोस्तों दूसरा है हमारा कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डीसिल्ड ग्रुप हमारे पास आ जाता है, तो ये एक तो इस हाइड्रोजन को डीसिल्ड कर रहा है, दूसरा यहां से अपना इफेक्ट लगा रहा है, जिसकी वजह से वैल्यू काफी हाई हो जाती है, और लगभग 9 से 10 पार्ट्स पर मिलियन के अंदर ये हमें वैल्यू, यानी कि 9 से 10 ppm या 9 से 10 पार्ट्स पर मिलियन के अंदर हमें ये वैल्यू देखने को मिलती है। तो क्या बताता है कि एल्डिहाइड जो प्रोटोन है वो भी sp2 कार्बन से कनेक्ट होते हैं, अपीयर इवन फर्दर डाउनफील्ड। देखिए जब मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब किसी वैल्यू को हम अपफील्ड बोलते हैं तो वो वैल्यू घट रही होती है, और डाउनफील्ड बोलते हैं तो मतलब वो वैल्यू बढ़ रही होती है। ये डाउनफील्ड हो जाती है और 9 से 10 हो जाती है, देन एरोमेटिक प्रोटोन, एरोमेटिक प्रोटोन की अपेक्षा कितनी ज्यादा वैल्यू आई है। तो ये हमारी बात थी एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट की। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग और देखनी है, तो एक बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग की तरफ और चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर आपको क्या बताता है कि प्रोटोन विच शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो प्रोटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा उसकी वैल्यू, जैसे कि OH और NH2 का एग्जांपल बताया है, और उसकी वैल्यू आपको 0.5 से 5 पर मिलियन के अंदर देखने को मिलेगी। कहां से? 0.5 से 5 पार्ट्स पर मिलियन के अंदर वैल्यू देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों, उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए मान लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बात करता हूं एल्कोहल के केस में, तो मेरे पास क्या स्ट्रक्चर बनता है? ROH, ठीक है। अब यहां पर मान लीजिए कोई दूसरा एल्कोहल आएगा, तो वो क्या करेगा? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो अब इनके बीच में हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जो हमारा हाइड्रोजन है वो, या प्रोटॉन बोल लीजिए या हाइड्रोजन बोल लीजिए, क्योंकि H1NMR की बात करें या PMR की बात करें, बात सिर्फ एक ही है। तो जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है वो हमारा डीसिल्डेड हो जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या करती है? वो डीसिल्डिंग कोज करती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोज डीसिल्डिंग। और आपने अगर केस देखा हो हमारा कौन सा? हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का। देखिए आपको थोड़ा सा बता देता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? RC डबल बॉन्ड O और OH, ठीक है। अब दूसरा अगर मान लीजिए यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है, तो RCO और H, और यहां पर डबल बॉन्ड O, तो ये क्या होगा? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और रीजन क्या है? एक तो C डबल बॉन्ड O का ओलिफिन, जिसके कारण क्या होगा? एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट लगेगा। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये क्या करती है? इसके कारण जो वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, ये प्रोटॉन इतना ज्यादा डिसिल्ड हो जाता है कि इसकी वैल्यू जो 10 से 12 पार्ट्स पर मिलियन के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये हमारा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। देखिएगा क्या बताता है दोस्तों कि स्ट्रोंगर द हाइड्रोजन बॉन्ड मोर डिसिल्डेड इज द प्रोटॉन। जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जितना ज्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, प्रोटॉन उतना ही डिसिल्डेड होगा। और द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। देखिएगा दोस्तों कंसंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। अब देखिए आप जानते हैं हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में,
तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, इसका नेचर ही ऐसा है कि सॉलिड फॉर्म में जब आप देखेंगे तो आपको डाइमर, टेट्रामर, ट्राइमर के फॉर्म में यानी कि मोनोमेरिक फॉर्म के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जिनके अंदर हमारी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कई बार इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और कई बार इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, इंट्रामोलिकुलर का मतलब है कि एक ही कंपाउंड के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट हैं जिनके बीच में हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और इंटरमोलिक्यूल का मतलब दो अलग अलग मोलिक्यूल के बीच में बन रहा है। तो देखिए, मान लीजिए एक डब्बे है, दो डब्बे हमारे पास हैं, एक में कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हो रही है, एक में इंटरमोलिक्यूलर हो रही है। अब आप उसको डाइल्यूट करना स्टार्ट करिए। डाइल्यूट करेंगे तो जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगी, वो टूट जाएगी बॉन्डिंग। लेकिन जो खुद के ही मॉलिक्यूल के साथ, मतलब एक मॉलिक्यूल खुद के एटम के साथ ही बॉन्डिंग करेगा, उसके ऊपर डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और नील इफेक्ट पड़ेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। तो इसीलिए से आपको बताया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है ना, वो सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है। देखिए, एक तो इंपॉर्टेंट लाइन ये यहां से आपको बताता हूं कि when the solution is diluted more and more, जितना ज्यादा सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट अकर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी एंड द OH प्रोटॉन एब्जॉर्ब इन द रेंज ऑफ 0.5 से 1.0 के ऊपर। अगर ये कौन सा केस है, ये उस केस की बात कर रहा है जब हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है